पहला सवाल, प्रेगनेंसी में सेक्स करना कितना सेफ है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सवाल बहुत पेचीदा है और रिस्की भी है। डर लगता है कि प्रेगनेंसी में सेक्स करेंगे तो कहीं बच्चे को कोई हार्म ना हो जाए, क्योंकि वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं धीरे चलो, आराम से उठो, आराम से सब करो। फिर सेक्स तो आराम से होता नहीं है, उसमें तो मूवमेंट तो बहुत सारी होती है ना। तो ऐसे में बच्चा सेफ कैसे रहेगा। तो सेम क्वेश्चन पूछने पे मुझे पता चला कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स सेफ है, और अगर आप अच्छी सही पोजीशन लो तो वो कंफर्टेबल भी आप दोनों के लिए हो सकता है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तब आप थोड़ा इंतजार करो अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के होने का। जब आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो जाता है, आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, बच्चा अच्छे से अपनी जगह पे फर्टिलाइज हो चुका है और सारी ग्रोथ सही चल रही है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ करके कर सकते हो। अपने मन से नहीं करना है, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि हाँ ये सेफ है, लेकिन आपको फिर भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स सेफ नहीं होता है। डॉक्टर साफ मना कर देते हैं कि बिल्कुल नो सेक्स, ठीक है। सो इस बात का आप ध्यान रखना। बच्चा हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग मसल में सेफ रहता है, बहुत सारे एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं, तो बच्चे को कोई खतरा नहीं होता है अनटिल अनलेस अगर पास्ट में आपकी कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री रही होगी, तब ये आपके लिए सेफ नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है जैसे प्रीटर्म लेबर या प्लेसेंटा प्रॉब्लम, तब ये सेफ नहीं है। कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ माओ को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे में भी आपके लिए ये सेफ नहीं है कि आप सेक्स करो। एंड कभी कभी आपका सर्विक का मुंह अपने आप पहले से ही खुल जाता है, दूसरे तीसरे महीने में आपको पता चलता है कि सर्विक का मुंह खुल चुका है, तो ऐसे में भी सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नॉट सेफ। या फिर आपकी प्रेगनेंसी में 2, 3 या 4 बच्चे हों, सो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी में सेफ सेक्स नहीं कर सकते हो। और प्लीज कुछ भी करने से पहले प्रेगनेंसी में हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। इंटरनेट पे कुछ भी देख करके फॉलो नहीं करना है। अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के लिए आप ये सारी बातें सुन सकते हो, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस मुझे जरूर लिख भेजिए इन द कमेंट सेक्शन। नाउ दूसरा सवाल, आप प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट नहीं हो, अगर आपको वजाइना इन्फेक्शन है या वजाइना से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो गायनेकोलॉजिस्ट आपका फिजिकल टेस्ट लेती है, फिंगर से टेस्ट करती है आपकी वजाइना को। सो ऐसे में लड़कियों के मन में ये सवाल आता है कि क्या हम अपने प्यूबिक हेयर को रिमूव करके जाएं या फिर ऐसे ही जाएं, क्योंकि थोड़ा अनकंफर्टेबल और वियर्ड है कि विद हेयर हाउ यू कैन गो एंड विजिट योर डॉक्टर। सो ये थोड़ा आपको ऑकवर्ड लग सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपके पास है तो इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। देखो, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट का काम ही यही होता है कि अगर विमेन के प्राइवेट बॉडी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसका फिजिकल टेस्ट करे, उसको देखे, जांच पड़ताल करे, और ये इनके लिए आम बात है, ये डेली वो चीज करते हैं। तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बिकनी एरिया पे बाल है नहीं है, आपने वैक्स कराया नहीं कराया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस इससे मतलब है कि पेशेंट को प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उसका सोल्यूशन दे पाए। सो बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर आपके बहुत ज्यादा हेयर हैं तो हल्का फुल्का ट्रिम कर सकते हो, अदरवाइज बालों के साथ भी जाओगे तो भी डॉक्टर आपको चेक करने से मना नहीं करेगी। इट्स देयर ड्यूटी, इट्स देयर जॉब, और वो कंफर्टेबल हैं इस चीज को लेकर के, आप भी कंफर्टेबल हो जाओ। बट मैं समझ सकती हूँ फर्स्ट विजिट में ऑकवर्ड लगता है, मुझे भी लगा, सबको लगता है, बट धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। प्रेगनेंसी के दौरान एक और ऑकवर्ड क्वेश्चन मन में आता है कि डिलीवरी के टाइम तो प्यूबिक हेयर होना नहीं चाहिए, तो क्या मैं घर पे ही पहले शेव करके जाऊं या फिर शेव नहीं करूं, क्या करना चाहिए। सो यस, जब भी आपकी डिलीवरी होती है, चाहे सी सेक्शन से डिलीवरी हो या फिर वजाइनल बर्थ, नेचुरल बर्थ हो रहा हो, आपकी बिकनी लाइन पे हेयर नहीं होने चाहिए। सो गाइस, डिलीवरी के टाइम जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल मेथड से हो, नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन डिलीवरी हो, दोनों ही केसेस में प्यूबिक हेयर, बिकनी लाइन हेयर नहीं होने चाहिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जब भी आप लेबर आपका स्टार्ट होता है, आप हॉस्पिटल पहुंचो, डॉक्टर अपनी नर्स को बोल देते हैं कि हेयर को रिमूव कर दो, और वो करते हैं, ये उनकी ड्यूटी है और इनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें आपको ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो ऑकवर्ड फील हो सकता है किसी और से अपने प्यूबिक हेयर रिमूव कराना, बट अगर आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो तो आप हैंडल कर लोगे चीजों को, नर्वस नहीं रहोगे। और मोस्टली डिलीवरीज में ऐसा ही होता है कि हॉस्पिटल हम जाते हैं और वहां पे हमारा हेयर रिमूव कर दिया जाता है, अच्छे से पहले उसको सैनिटाइज करते हैं, रिमूव करते हैं, और देन डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई और आपके हेयर को रिमूव करे, मतलब बाहर आप किसी को जानते नहीं हो, उसके सामने कैसे हेयर रिमूव करो, आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, तो आप घर में ही किसी की हेल्प ले सकते हो। मोस्टली अगर आप प्रेग्नेंट हो तो अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हो आपके हेयर रिमूव करने के लिए, क्योंकि आप खुद से नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेट इतना बड़ा सामने आ जाता है, आप नीचे देख ही नहीं पाते हो, तो नीचे के बाल कैसे हटाओगे। वो हटाने में यू कैन टेक योर हस्बैंड्स हेल्प, एब्सोल्युटली फाइन।
अब हेयर रिमूवल की बात कर रहे हैं तो ये सवाल भी हमारे मन में आता है कि कौन से मेथड को हम चुने प्रेगनेंसी के दौरान हेयर रिमूव करने के लिए। क्या ये हेयर रिमूव करना विद क्रीम या वैक्सिंग सेफ है, नहीं है, बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका जवाब बताते हैं। बहुत आसान है हेयर रिमूवल क्रीम को यूज करना। खुद नहीं कर पाओगे क्योंकि बड़ा सा पेट सामने होगा, तो टेक योर हस्बैंड्स हेल्प टू डू इट, और जिस किसी के साथ भी आप कंफर्टेबल हो, आस्क दैट पर्सन टू रिमूव योर बिकनी हेयर। और अगर आप रेजर यूज करना चाहते हो तो कुछ बातों का ध्यान रखो। हमेशा नया रेजर यूज करो, उसको अच्छे से वॉश करो, सैनिटाइज करो। उसका जो ब्लेड होता है 3-4 हफ्ते बाद हमेशा उसको रिप्लेस कर दिया करो। और जो भी मेथड यूज करो हेयर रिमूव करने के लिए, अगर खुद से कर रहे हो तो एक मिरर जरूर यूज करो। एक मिरर लो और अपने बिकनी एरिया के पास रखो और इस एंगल में रखो कि आप देख पाओ कि जो आप कर रहे हो वो सही स्टेप प्रोसीजर हो रहा है, यानी कहीं गलती से कोई कटवट ना लग जाए, क्योंकि आप नीचे ऐसे बेंड होकर के तो कुछ देख ही नहीं पाओगे। सो यू हैव टू पुट मिरर इन बिटवीन योर लेग्स टू गेट परफेक्ट पिक्चर ऑफ योर बिकनी एरिया, और दैट्स इट। अगला सवाल मन में आता है कि डिलीवरी के बाद क्या सेक्स पेनफुल होगा, कर पाएंगे, पहले जैसा एंजॉय रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, डिलीवरी के एकदम बाद आप सेक्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी भी हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस लगते हैं और स्टिचेस की वजह से आप सेक्स तो कर ही नहीं पाओगे, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 30-40 दिन का इंतजार, या फिर जितने भी दिन आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करे उतना दिन आप वेट करो। जब आपका वहां पे स्टिचेस हील हो जाएगा, आपकी बॉडी वापस अपने शेप में आ जाएगी, तब आप आराम से सेक्स एंजॉय कर सकते हो। So nothing to worry about. एक और सवाल प्रेग्नेंट विमेन के मन में आता है कि जब वजानल डिलीवरी हो जाती है तो हमारा वजाना पहले इतना सा होता है, इतना बड़ा बच्चा वहां से आता है तो वो तो स्ट्रेच हो जाता है, वो ढीला पड़ जाता है, तो सेक्स में मजा नहीं आता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं जब वजाना सैग होने लग जाए, लूज हो जाए तो? सो हाँ, ये फैक्ट है, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन आप ये जान लो कि आपका वजाना एक रबर बैंड की तरह है, ऐसे स्ट्रेच होता है और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद वो अपनी ही पोजिशन में वापस आ जाता है। लेकिन अगर आप एकदम बहुत अच्छी पोजीशन में चाहते हो अपनी वजाना को, तो आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे कि एकदम बैक टू द नॉर्मल हो जाएगा, डिलीवरी से पहले जैसे आप थे वैसे हो जाएगा। कीगल एक्सरसाइजेस आप पता कर सकते हो, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, ऑल्दो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी कीगल एक्सरसाइजेस की वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो आप वो फॉलो कर लेना। सो इससे आपकी वजाना परफेक्टली अपने शेप में वापस आ जाती है। एक अहम सवाल, क्या डिलीवरी के दौरान बाउल मूवमेंट एबनॉर्मल हो सकता है और डिलीवरी बेड पे ही क्या स्टूल पास आउट हो जाता है? सो ऐसे में ना हो तो क्या करें? देखो यार, ये नॉर्मल है, सुन के तीसरे बंदे को अजीब सा लग सकता है, लेकिन जो औरतें हैं, जो माएँ हैं, जो ऑलरेडी बच्चा डिलीवर कर चुकी हैं, या जो डॉक्टर्स हैं, हम सबको पता है ये नॉर्मल है। जब आपको बोला जाता है पुश पुश पुश, आप चाहते हो बच्चा पुश हो, लेकिन कभी कभी स्टूल पुश हो जाता है, पॉटी वहां पे आ जाती है, और सोच करके एम्बैरेसिंग लगता है, लेकिन ये एम्बैरेसिंग नहीं है। वहां पे जो नर्सेज या जो लोग अपॉइंटेड होते हैं वो उसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं, एंड देन आप अपने पुश का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्दो बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट प्रेफर करते हैं कि जैसे ही आप उनके पास जाओ वो आपको एनिमा दे देते हैं, जिसके थ्रू मतलब आपके पीछे से एक पाइप डाल दी जाती है और उसके थ्रू लिक्विड अंदर डाल दिया जाता है। आपके जहां से आपका स्टूल पास होता है वहां से एक पाइप वो लोग डाल देते हैं और उस पाइप के थ्रू लिक्विड ट्रांसफर करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद आपका पूरा स्टूल पास आउट हो जाता है, आपका पेट पूरा खाली हो जाता है, पेट के अंदर कोई पॉटी होती ही नहीं है। और अगर सी सेक्शन आपको करना होता है तो पहले आपको खाने पीने से मना कर दिया जाता है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये करने से डिलीवरी के दौरान पॉटी हो जाए, ये वाली प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। पर अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, नॉर्मल है, ये नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड मैं भी डरी हुई हूँ कि क्या होगा मेरे साथ। आई शेयर ईच एंड एवरीथिंग, मैं अपने सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, चाहे वो अच्छे हो, बुरे हो, एम्बैरेसिंग हो, कैसे भी हो। तो जानने के लिए ब्लॉग पे बने रहना। वैसे सवाल तो और भी बहुत सारे थे, पर वीडियो लंबी हो रही है, पार्ट 2 लेके आऊंगी। अगर आप कॉमेंट करके और सवाल एड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, और बताओ पार्ट 2 देखना चाहते हो या नहीं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई और सवाल आपके मन में हो तो जरूर बताइएगा। ब्लॉग चैनल को देखिए मेरे मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। मैं आपसे फिर मिलूंगी। That's it for today. Thanks for watching. I'll catch you again. Till then, bye guys.